हेलो एवरीवन। सो यथार्थ हॉस्पिटल का Q4 का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। रिजल्ट हमने डिस्कस किया था, अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए थे इन्होंने। ऑफ कोर्स मार्जिन्स पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर था बिकॉज लास्ट कुछ टाइम में काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन किया है इन्होंने। लास्ट 1 ईयर में 3 हॉस्पिटल्स इन्होंने एक्वायर किए हैं। हालांकि जो 2 हॉस्पिटल्स हैं आपका फरीदाबाद, मेन फरीदाबाद और दिल्ली हॉस्पिटल, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अभी मतलब इसका इम्पैक्ट अभी इनके मार्जिन्स पे नहीं आया है, वो अभी आने वाले क्वार्टर्स में आएगा। लेकिन ओवरऑल डेप्रिसिएशन कॉस्ट कंपनी का इंक्रीज हो गया है, कंपनी के मार्जिन्स पे भी प्रेशर है वो ग्रेटर फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल की वजह से। तो पैट में ग्रोथ नहीं था। लेकिन जो अदर मेट्रिक्स हैं कंपनी के, जैसे अगर आप कोई बिजनेस अगर नई शॉप ओपन कर रहा है तो इंपॉर्टेंट ये है कि वो शॉप के अंदर कस्टमर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑफकोर्स उसको प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट इनके पेशेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ऑक्यूपेंसी का नंबर अच्छे से इंप्रूव हो रहा है, आरपोप का नंबर इंप्रूव हो रहा है। सो बाकी सारे मेट्रिक्स कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं। हमको ये देखना है कि आने वाले क्वार्टर्स में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसा ट्रेंड रह सकता है, मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है, उनका गाइडेंस क्या है, मार्जिन क्या और गिरेगा, टैक्स वाला मैटर पे क्या कमेंट्री है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है यथार्थ के लिए FY25 के अंदर, कि इनका जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव हो गया है। 150 करोड़ का कैश कंपनी ने रिपोर्ट करा है। लास्ट ईयर कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव था, -3 करोड़ के आसपास। और इनका इबिट्टा टू CFO में अगर आप कन्वर्जन देखोगे तो ऑलमोस्ट 70% है। यानी कंपनी का लगभग 70% जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कैश फ्लो में कन्वर्ट हुआ है। अब इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आप इनका रिसीवेबल टू सेल्स का जो नंबर देखते हैं हम उसको अगर आप देखोगे लास्ट ईयर FY24 में, तो कंपनी का रिसीवेबल टू सेल्स जो है वो 35-36% था FY24 में। FY25 में कंपनी का रिसीवेबल टू सेल्स जो है वो 34% है। तो इसमें इतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा बिकॉज लास्ट ईयर 35-36% था, इस बार 34% आया है। देन कंपनी के रिसीवेबल डेज भी अगर आप देखोगे तो FY24 में अराउंड 131-132 डेज थे कंपनी के रिसीवेबल डेज। इस बार अगर हम देखते हैं तो 125-124 कंपनी के रिसीवेबल डेज है। मतलब इंप्रूव जरूर हुआ है बट वैसा कोई बहुत इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। स्टिल कंपनी का जो कैश फ्लो का नंबर है उसमें इतना बड़ा इंप्रूवमेंट है, -3 करोड़ से 150 करोड़। तो इसका क्या रीजन है? अगर आप यथार्थ का बिजनेस ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कन्वर्जन है वो इंप्रूव हुआ है। मतलब FY24 में इन्होंने 635 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया था और पूरे साल में जो कंपनी का रिसीवेबल था वो 119 करोड़ था। यानी मैंने 635 करोड़ का सेल किया लेकिन मुझे 119 करोड़ आया ही नहीं मेरे पास में। इस साल कंपनी ने 880 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया, मतलब ऑलमोस्ट 31-32% का ग्रोथ। लेकिन जो रिसीवेबल का नंबर है कंपनी का वो सिर्फ 74 करोड़ है। तो यानी इंक्रीमेंटल रिसीवेबल मेरा बहुत अच्छा हो गया। यानी मेरा जो फ्रेश बिजनेस है उसमें मुझे मोस्टली कैश मेरे पास आ रहा है, बहुत कम रिसीवेबल में जा रहा है। इस वजह से कंपनी का कैश फ्लो जो है वो इतना बड़ा इंप्रूवमेंट दिखाया, -3 करोड़ से +150 करोड़। लेकिन ओवरऑल यानी कंपनी के पास्ट में जो रिसीवेबल्स रह चुके हैं उसमें बहुत अच्छी रिकवरी अभी नहीं आई है। रिकवरी आई है, इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी भी रिसीवेबल डेज काफी ज्यादा हैं, कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज काफी ज्यादा है। लेकिन ये सारी चीजें हमको देख के क्या समझ में आ रहा है कि बिजनेस का आगे का डायरेक्शन सही है, क्योंकि इंक्रीमेंटल सेल्स पे तो मेरा रिसीवेबल काफी अच्छा है। पास्ट वाला रिसीवेबल में रिकवरी क्यों स्लो दिख रहा है? बिकॉज पास्ट का रिसीवेबल का नंबर ही बहुत ज्यादा था। FY24 में सिर्फ यथार्थ का नहीं, आप जितने भी बिजनेसेस को देखोगे जो B2G मॉडल में है, जैसे कृष्णा डायग्नोस्टिक आपका, उसी का आप देखोगे रिसीवेबल का प्रॉब्लम अभी तक चल रहा है। हिमाचल से, कर्नाटका से उनको रिसीवेबल आया नहीं है अभी तक। फिर आप देखोगे शक्ति पंप्स, उसका भी रिसीवेबल का प्रॉब्लम था। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं B2G सेक्टर के अंदर जिनके रिसीवेबल्स बहुत बढ़ गए थे FY24 में, क्योंकि आपका वो इलेक्शन का ईयर था, आपका पैन इंडिया इलेक्शन था, देन काफी सारे बड़े स्टेट्स में इलेक्शन था, तो उस केस में वैसा होता है। यथार्थ के साथ में अच्छी चीज ये है कि इंक्रीमेंटल बिजनेस में कोई रिसीवेबल का प्रॉब्लम नहीं है और पुराने वाले रिसीवेबल पे भी रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। देन इनकी मैनेजमेंट से हमने बहुत बार सुना है कि कंपनी मेडिकल टूरिज्म पे काफी ज्यादा बेट कर रही है, वहां से ही अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नोएडा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने कुछ एक्सपेंशन वगैरह भी किए हैं अपने एग्जिस्टिंग नोएडा हॉस्पिटल्स के अंदर। अब ये क्या कर रहे हैं कि जैसे उज्बेकिस्तान कंट्री हो गई आपकी, कजाकिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज, केनिया वगैरह में जाके वहां पे ये इंफॉर्मेशन सेंटर एक तरीके से बिल्डअप कर रहे हैं, सो दैट इनका एक ब्रांड वहां पे डेवलप हो जाए, ताकि जब वहां के पेशेंट्स यहाँ विजिट करें तो यथार्थ उनका एक प्रेफरेंस वहां पे दे पाए यथार्थ उनको। तो ये सारी चीजें कंपनी कर रही है। टैक्स वाले मैटर पे कंपनी की जो एक सब्सिडरी है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, जो इनके टोटल रेवेन्यू में 40% कंट्रीब्यूट करता है, उनके पास्ट असेसमेंट के बेसिस पे 1.2 करोड़ के आसपास का उनको टैक्स लाइबिलिटी आया जो उन्होंने पे कर दिया है। अब इसमें
पॉजिटिव चीज ये है कि ये रेवेन्यू में 40% कंट्रीब्यूट करता है, तो मतलब मैनेजमेंट का ये कहना है कि इंक्रीमेंटली हम कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं अब ये पूरे टैक्स वाले मैटर पे। एंड सेम इन्होंने गाइडेंस दिया है कि हमें एक्सपेक्टेड है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये पूरा जो मैटर है टैक्स का ये रिजॉल्व हो जाएगा, तो ये एक अच्छा अपडेट है। बाकी हॉस्पिटल्स वगैरह की सबकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, जो इनके हाई एंड मेडिकल सर्विसेज हैं, ऑन्कोलॉजी वगैरह, उसमें ग्रोथ अच्छा रहा है और कंपनी कह रही है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी उसका रेवेन्यू शेयर और इंप्रूव होगा। देन जो 2 नए हॉस्पिटल्स इन्होंने एक्वायर किए हैं, पहले एक्सपेक्टेशन था कि वो 1 अप्रैल से ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, बट थोड़ा सा डिले हुआ है। कंपनी कह रही है कि वो नेक्स्ट मंथ ऑपरेशनलाइज होंगे, यानी कि अभी इसी वीक में ये कॉन कॉल हुआ है, तो जून में ये दोनों हॉस्पिटल्स कंपनी के ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। इनिशियली 70% बेड्स कैपेसिटी के साथ में कंपनी इसको ओपन करेगा और नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर जितनी भी बेड कैपेसिटी है, 400 है मेन फरीदाबाद में, 300 है दिल्ली हॉस्पिटल में, तो पूरे 700 बेड्स जो हैं वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। अब इन हॉस्पिटल्स में ब्रेक इवन का जो पीरियड है वो कंपनी 12 से 15 मंथ्स एक्सपेक्ट कर रही है। जनरली यथार्थ का जो ब्रेक इवन का गाइडेंस होता है वो 12 से 18 मंथ्स का होता है। इन हॉस्पिटल्स में कंपनी में भी इस वजह से कम मतलब शॉर्टर ब्रेक इवन पीरियड एक्सपेक्ट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी का प्लान है कि जो आपके हाई एंड मेडिकल सर्विसेज होते हैं, आपके आई मीन जहाँ पे आपका आरपोप ज्यादा होता है, उन सर्विसेज का रेवेन्यू शेयर ज्यादा रहेगा, तो इसीलिए कंपनी कॉन्फिडेंट है कि ब्रेक इवन इसका 12 to 15 मंथ्स के अंदर आ जाएगा। मार्जिन पे क्या इंपैक्ट आएगा इन दोनों हॉस्पिटल से, तो मैनेजमेंट कह रहा है कि Q4 में जो हमारे EBITDA मार्जिन आए हैं 24.6%, FY26 में पूरे साल में हमारा वही मार्जिन रहना चाहिए, ±0.5% के आसपास। अब वैसे अगर आप देखो तो 2 नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं तो इनके EBITDA पे और प्रेशर रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये लॉस में रहेंगे EBITDA लेवल पे। तो मैनेजमेंट का कहना है कि उसके बाद भी हम अपने मार्जिन को सस्टेन कर लेंगे, बिकॉज हमारा जो ग्रेटर फरीदाबाद का हॉस्पिटल है वो ब्रेक इवन कर चुका है, तो अब वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा हमारे EBITDA के अंदर। प्लस जो हमारे ग्रेटर नोएडा और जो नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल है उसमें भी आरपोप का नंबर बढ़ेगा, उसका ऑक्यूपेंसी का नंबर बढ़ेगा, झांसी वाले हॉस्पिटल का ऑक्यूपेंसी का नंबर बढ़ेगा, तो ये सब EBITDA में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। सो कॉन्फिडेंट है कि 24.6% के आसपास का मार्जिन कंपनी मेंटेन करेगी FY26 के अंदर। देन आपका वर्किंग कैपिटल डेज इंप्रूव तो हुआ है, रिसीवेबल डेज इंप्रूव तो हुआ है, कैश फ्लो में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, लेकिन स्टिल इसको अगर आप कंपेयर करोगे बाकी पीयर्स के साथ में तो अभी भी नंबर थोड़ा सा खराब लगता है। सी कैश फ्लो को अगर आप समझो तो कैश फ्लो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, हर एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको जेनेरिक नहीं कर सकते, हमको वहां पे केस टू केस देखना होता है। जैसे आप यथार्थ का मॉडल देखोगे तो ये एक हॉस्पिटल बिजनेस है, सेम जैसा होटल बिजनेस होता है, तो यहाँ पे कैश फ्लो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर आप किसी रिटेल कंपनी को देख रहे हो या B2C कंपनी को देख रहे हो या FMCG कंपनी को देख रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जनरली कंपनीज का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा मॉडल है जैसा स्काई गोल्ड जैसा या RBZ जैसा या कोई EMS कंपनी है, कोई B2B कंपनी है जिसका मॉडल B2B है और वो एक हाई ग्रोथ फेज के अंदर है, वहां पे आप कैश फ्लो में कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस टाइम तक जब तक वो एटलीस्ट एक बड़े लेवल पे स्केल अप ना कर ले, क्योंकि उन कंपनीज के लिए उस फेज में प्रायोरिटी इस चीज का होता है कि मेरे को क्लाइंट बड़ा बड़ा अपने पास लेकर के आना है और उसको रिटेन करना है। एक बार बड़ा क्लाइंट आ गया, मेरे पास रिटेन हो गया, 5-6 ईयर्स का मेरे उसके साथ में रिलेशनशिप बन गया, उसके वॉलेट का बड़ा शेयर मुझे आने लग गया, तब ऑफकोर्स कल को चल के मैं ये सारी चीजें इंप्रूव कर सकता हूँ, कैश फ्लो हो, फ्री कैश फ्लो हो, मार्जिन हो, ये सब मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। लेकिन B2B प्लेयर और इस तरीके के मॉडल्स में अगर ऑपरेट करते हो तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप उनसे इनिशियली ही कैश फ्लो भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर लो और 50-60% का ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर लो। तो कैश फ्लो बिल्कुल मैटर करता है, बट आपको केस टू केस देखना है। इनफैक्ट हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर ही या फिर ये सारे B2C बिजनेसेस के अंदर भी कुछ ऐसे केसेस होंगे कभी कभी जहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि किस एक दो स्पेसिफिक रीजन की वजह से कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस खराब हो गया, मॉडल खराब हो गया, कोई एक दो पर्टिकुलर रीजन हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर वो गवर्नमेंट वाला केस कि सबका ही रिसीवेबल लेट हुआ है, तो वो उसकी वजह से यथार्थ का कैश फ्लो नेगेटिव हुआ। तो ये थोड़ा सा कैश फ्लो के ऊपर डिस्कशन जरूरी था। नाउ इनकी मैनेजमेंट का क्या कहना है कि हमारा कैश फ्लो कब तक एक अच्छे लेवल पे आएगा, रिसीवेबल डेज कब तक इंप्रूव करेगा और उसका पाथ क्या है। तो एक तो उन्होंने बता दिया कि इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है, ये बड़ा पॉजिटिव है। आगे चल के ये इंप्रूवमेंट कितना बड़ा होगा, तो मैनेजमेंट कह रहा है नेक्स्ट 2-3 इयर्स के लिए, नेक्स्ट 2-3 इयर्स के अंदर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ओवरऑल वर्किंग कैपिटल डेज हमारा 20 से 25 डेज और इंप्रूव हो जाएगा। उसका जर्नी कैसे होगा, तो कंपनी के जितने भी नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, जैसे ग्रेटर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है और जो 2 नए हॉस्पिटल्स हैं, इनमें कंपनी का गवर्नमेंट से जो बिजनेस आता है उसका शेयर ये सिर्फ 20% ही रख रहे हैं मैक्सिमम।
कंपनी कह रही है कि क्योंकि अब हमारा एक ब्रांड बन चुका है दिल्ली एनसीआर के अंदर, सी गवर्नमेंट बिजनेस जो है वो खराब नहीं है हॉस्पिटल मॉडल के अंदर आप देखोगे, क्योंकि एक जो नया हॉस्पिटल ब्रांड है जिसका इतना इतना बड़ा पॉपुलैरिटी नहीं है एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, उसके लिए गवर्नमेंट बिजनेस जो है वो बहुत एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनिशियली वहीं से उनको ऑक्यूपेंसी आता है, वर्ड ऑफ माउथ आपका वहीं से फ्लो करेगा। कोई नया हॉस्पिटल ओपन हो गया तो पेशेंट आई मीन इतना कंफर्टेबल नहीं होता कि नए ब्रांड के साथ में वो एकदम से अपना ट्रीटमेंट करा ले या फिर बड़ा ट्रीटमेंट करवा ले। उसके लिए आपको जरूरी होता है कि थोड़ा सा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो आपका, और वहां पे आपको गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है, वरना आपका ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत लंबे टाइम तक जो है वो काफी लो रहेगा एंड आपको ब्रेक इवन करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्योंकि यथार्थ का वो वाला पीरियड अब एक तरीके से ओवर हो चुका है, नोएडा में कंपनी के 3 हॉस्पिटल्स हैं, फरीदाबाद में ये दूसरा हॉस्पिटल आ गया है, दिल्ली में हॉस्पिटल ओपन कर लिया है, तो एक थोड़ा सा ब्रांड बन चुका है कंपनी का पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो मैनेजमेंट अब कॉन्फिडेंट है कि गवर्नमेंट बिजनेस पे हमको इतनी डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, इसलिए सारे इंक्रीमेंटल हॉस्पिटल्स के अंदर सिर्फ 20% शेयर ही रहेगा उनका। बाकी जो पेशेंट्स हैं वो कैश वाले पेशेंट्स होंगे और इंश्योरेंस वाले पेशेंट्स होंगे। तो इस पार्ट से मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आगे चल के हमारा वर्किंग कैपिटल डेज इंप्रूव होगा और ओवरऑल 20 से 25 डेज का इंप्रूवमेंट आएगा नेक्स्ट 2 से 3 ईयर्स के अंदर। देन आज अगर आप इनका कस्टमर मिक्स देखोगे तो 37% बिजनेस अभी भी गवर्नमेंट से आता है कंपनी का, बाकी का 63% कैश और इंश्योरेंस है, जिसमें 35% कैश है और लगभग आपका बाकी का 28% इंश्योरेंस से आता है। देन इसके बाद इनका एक प्लेज भी प्लेज भी किया है प्रोमोटर्स ने, लगभग कंपनी के लेवल पे अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो 8% के आसपास प्लेजिंग करी हुई है इनके प्रोमोटर्स ने, लेकिन वो कोई कंपनी स्पेसिफिक रीजन नहीं है। जो इनके कजन ब्रदर हैं जिनके पास में थोड़े बहुत शेयर्स थे कंपनी के, उनमें से किसी की डेथ हुई है, देन वो शेयर किसी को ट्रांसफर करना था तो उस शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्होंने ये प्लेज किया हुआ है। इनका कहना है कि नेक्स्ट 1 ईयर में कुछ अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह सेल करके वो चीज सॉल्व हो जाएगा और ये जो प्लेजिंग है इसको भी रिवोक कर लेंगे। तो ऐसा कोई बहुत सीरियस कंसर्न नहीं है, छोटा सा प्लेज है और वो भी बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, बिकॉज किसी की डेथ हुई है उसको ऑफकोर्स वो ट्रांसफर करना है वो पूरा स्टेक वाला पॉइंट। देन नोएडा वाला हॉस्पिटल हमने इनका पहले भी डिस्कस किया है कि उसका ऑक्यूपेंसी या फिर आप उसका ग्रोथ का नंबर देखोगे तो उसमें ज्यादा स्कोप नहीं है और ग्रोथ का और ऑक्यूपेंसी को इंक्रीज करने का। कंपनी का कहना है कि उसमें नंबर ऑफ बेड्स ऑलरेडी ठीक ठाक हैं और बेड्स उसमें ऐड कर नहीं सकते, तो उसका ऑक्यूपेंसी इसी लेवल पे रहेगा 80 से 85% का। इस क्वार्टर में उसका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आया लेकिन आरपोब इंप्रूव हुआ है, तो वो इसीलिए बिकॉज वहां पे कंपनी ने जो गवर्नमेंट से जो बिजनेस आता है उसका शेयर कम किया है और बेटर क्वालिटी मतलब रेवेन्यू पे फोकस किया है, यानी कैश वाले कस्टमर्स पे ज्यादा फोकस किया है, इंश्योरेंस वाले पेशेंट्स पे ज्यादा फोकस किया है, तो वहां से कंपनी का आरपोब इंप्रूव हुआ है। झांसी वाले हॉस्पिटल में आरपोब का और उसको इंप्रूवमेंट का स्कोप एक्सपेक्टेड नहीं है, 13,000 के आसपास है, मैक्सिमम 15,000 जा सकता है, क्योंकि उस पूरे रेडियस में 200 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के रेडियस में कोई और ज्यादा हॉस्पिटल्स नहीं है, तो ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो गवर्नमेंट बिजनेस पे है वहां झांसी वाले हॉस्पिटल में, तो इसलिए उसका आरपोब इतना ही रहेगा, लेकिन उसके मार्जिन अच्छे हैं। इन्होंने पास्ट में किसी कॉन कॉल में बताया था कि झांसी वाले हॉस्पिटल का इबिट्टा मार्जिन ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में जो यथार्थ के हॉस्पिटल्स के नॉर्मल मार्जिन होता है, बिकॉज वहां पे कॉस्ट काफी कम है, डॉक्टर्स की कॉस्ट कम है, नर्सेस की कॉस्ट कम है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की कॉस्ट कम है, तो आपके एक्सपेंसेस भी कम है, इसीलिए मार्जिन आप बेटर ऑपरेट कर लेते हो, इवन दो आपका आरपोप कम होता है उस पूरे हॉस्पिटल के अंदर। देन वर्किंग कैपिटल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कैपेक्स का अगर हम प्लान करें डिस्कस करें तो 300 करोड़ का प्लान है इनका कैपेक्स का, इस साल भी 300 करोड़ की है। अब इस 300 करोड़ में से 100 करोड़ जो है वो कंपनी फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल में करेगी जो 400 बेड्स का हॉस्पिटल है। देन 55 से 60 करोड़ इनका जाएगा दिल्ली हॉस्पिटल में जहां पे कंपनी इक्विपमेंट वगैरह ऐड करेगी, और जो बाकी का 50% है वो बाकी सारे हॉस्पिटल्स में जाएगा। इसमें से ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी कर रही है कंपनी ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल में, नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल में, तो 450 बेड्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो कंपनी कह रही है बाकी वाला कैपेक्स हमारा यहाँ पे जाएगा। देन इनका आरपोप का क्या स्कोप रह सकता है, तो उन्होंने ग्रोथ का एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दिया है, जैसे पहले ये कहते थे 10% से आरपोप हमारा ग्रो करेगा हर एक साल में, इस बार ऐसा स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है, लेकिन एक इन्होंने डायरेक्शन दिया है कि आरपोप अभी बहुत स्कोप है हमारा इंप्रूव होने का, क्योंकि यथार्थ का आरपोप अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% कम है, तो मैनेजमेंट कह रहा है आरपोप यहां से बढ़ेगा, बिकॉज ये जितने नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं इन सब में हाई एंड मेडिकल सर्विसेज ज्यादा होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप ये नए हॉस्पिटल्स देखोगे दिल्ली और मेन फरीदाबाद वाला, इसमें कंपनी कह रही है कि इन दोनों के आरपोप 35,000 के आसपास होंगे। नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा का जो आरपोप है वो अब जाके उस रेंज में आया है,
कंपनी कह रही है इन दोनों हॉस्पिटल में स्टार्टिंग से ही ये इस लेवल के आरपो पे हम ऑपरेट करेंगे, बिकॉज एक तो बड़ा रीजन वो है कि गवर्नमेंट का जो बिजनेस है वो नहीं रहेगा, तो कैश वाले पेशेंट ज्यादा रहेंगे। दूसरा, वहां पे जितनी भी रोबोटिक सर्जरीज होती है, आपके ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो गई, आपके कार्डियक सर्जरीज हो गई, ये सारे सर्विसेज हम स्टार्टिंग से ही वहां पे प्रोवाइड करेंगे। ऑन्कोलॉजी सर्विसेज हो गई, तो इसकी वजह से उनका आरपो अच्छा होगा, उनका रियलाइजेशन अच्छा होगा उन दोनों हॉस्पिटल्स का। देन मार्जिन्स में हमने पहले भी डिस्कस किया है, 24.56% के आसपास कंपनी मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर रही है। ऑक्यूपेंसी पे कंपनी, आई मीन ब्रेक इवन पे कंपनी का कहना है कि 30-35% का जब ऑक्यूपेंसी आता है हमारा, तो हॉस्पिटल ब्रेक इवन कर लेता है। कुछ केसेस होते हैं, आई मीन जहां पे हॉस्पिटल का साइज अगर बड़ा है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज यही रेंज है 30 से 35% के आसपास का। देन ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इनके कस्टमर मिक्स के अकॉर्डिंग मार्जिन्स कैसे चेंज होते हैं। तो कंपनी का कहना है कि अगर कोई कैश वाला पेशेंट आता है हमारे पास में, तो उसमें हमारे मार्जिन अच्छे होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमको 100 रुपीज अर्न करने हैं, तो पूरा 100 रुपीज हमारे पास आता है कैश वाले पेशेंट से। फिर अगर इंटरनेशनल पेशेंट आता है तो उसमें मार्जिन बहुत अच्छे हो जाते हैं, 1.3 टाइम हम उसमें ज्यादा बेटर मार्जिन अर्न करते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल पेशेंट्स ऑफ कोर्स एक तो यहाँ पे उनके लिए मेडिकल कॉस्ट कम है, बट हम उनको प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। कुछ और एडिशनल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, उसका भी प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो इंटरनेशनल पेशेंट से अगर 100 रुपीज का रेवेन्यू है तो 130 रुपीज हम अर्न करते हैं, मतलब वो मार्जिन काफी ज्यादा एक्रेटिव है इंटरनेशनल कस्टमर। देन अगर हम इंश्योरेंस वाले पेशेंट्स की बात करें तो उनसे कम हो जाता है, 100 की जगह 90 रुपीज आता है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी आपसे नेगोशिएशन वगैरह करती है। और लास्टली जो गवर्नमेंट बिजनेस है वो सबसे लोअर मार्जिन बिजनेस है, क्योंकि उनसे स्टार्टिंग में ही वो एम्पैनलमेंट के टाइम पे वो डील हो चुका होता है कि हम बल्क में आपको वॉल्यूम देंगे, आपकी ऑक्यूपेंसी को बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे, तो जो आपको है हमको डिस्काउंट देना है, तो इस वजह से उनके साथ में कंपनी के मार्जिन कम होते हैं। तो इसीलिए सिंपल सा कॉमन सेंस यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्यों यथार्थ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है और बाकी जो सेगमेंट है वहां पे अपना अपना ग्रोथ ज्यादा फोकस कर रहा है। देन यथार्थ के मोस्टली आप हॉस्पिटल्स देखोगे तो वो सारे 100% प्रॉपर्टी कंपनी खुद ओन करती है। अनलाइक होटल इंडस्ट्री में कई सारी कंपनीज हैं, हॉस्पिटल में भी एक नारायणा हृदयालय और भी कुछ कंपनीज हैं जो ओएनएम मॉडल पे भी काम करती है। मतलब प्रॉपर्टी में कोई एक और दूसरा ग्रुप है, उसका भी स्टेक है और आप रेवेन्यू शेयर करते हो, आप उस पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज करते हो एंड रेवेन्यू शेयर करते हो, वो एक एसेट लाइट मॉडल भी हो जाता है। यथार्थ का कहना है कि हमारे लिए ये वाला मॉडल ज्यादा कंफर्टेबल है, बिकॉज हमारा मानना है कि उस प्रॉपर्टी पे 100% स्टेक हमारा होना चाहिए। तो उस प्रॉपर्टी की लोकेशन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो इन सारी चीजों पे हमारा अच्छा कंट्रोल आता है और हम बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। तो इवन दो ये एसेट हैवी बिजनेस है, लेकिन हमारे लिए सही वर्क कर रहा है एंड हम इसी के साथ में कंटिन्यू करने को देख रहे हैं। एक्सपेंशन के लिए, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन के लिए यथार्थ का अभी वही सेम प्लान है। दिल्ली एनसीआर मेन फोकस एरिया है और इसके अलावा मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज के अलावा कंपनी कह रही है जो हमारे आसपास के स्टेट्स हैं, जैसे यूपी है, पंजाब है, यहाँ पे जो पॉपुलर सिटीज होंगी उनके अंदर हम एक्सपैंड कर सकते हैं। लाइक यूपी के अंदर लखनऊ, कानपुर, राजस्थान के अंदर जयपुर, पंजाब के अंदर अमृतसर, लुधियाना, देन बिहार के अंदर आपका पटना। सो जो पॉपुलर सिटीज होगी उनमें जरूर हम एक्सपैंड कर सकते हैं अदर देन मेट्रो सिटी, लेकिन ज्योग्राफिक यही रहेगा, नॉर्दर्न एरिया में हिंदी बेल्ट के अंदर ही अभी हम एक्सपैंड करेंगे। इसको बिजनेस पार्लेंस में बोलते हैं आपका क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन। जैसे आप विजया डायग्नोस्टिक को देखोगे वो बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपैंड करता है। रेनबो हॉस्पिटल को देखोगे इसी सेक्टर में, वो भी सेम इसी तरीके से एक्सपैंड करता है। तो बिकॉज इसमें बेनिफिट ये है कि आपका इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में आपने इतने सारे अपने हॉस्पिटल्स ओपन कर दिए कि आपका एक ब्रांड बन चुका है, तो आपको टैलेंट एक्विजिशन में भी हेल्प मिलता है। अब यथार्थ एकदम से अगर साउथ में चला जाएगा तो आई मीन कोई भी बड़ा हॉस्पिटल क्यों यथार्थ को ज्वाइन करेगा, बिकॉज वहां पे तो यथार्थ का ब्रांड नया है। तो अगर इनको बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को लेके आना है तो बहुत बड़ा पेचेक देना पड़ेगा, वो उनके मार्जिन पे भी काफी ज्यादा प्रेशराइज करेगा, तो इनका ब्रेक इवन पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो आई मीन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो ये सही मॉडल नहीं है, इसीलिए कंपनी क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है। जितने भी हॉस्पिटल्स आएंगे वो इन्हीं नॉर्दर्न रीजन के अंदर ही आएंगे अभी करंट टाइम में कंपनी के। देन डेप्रिसिएशन क्या क्या रन रेट रहेगा, तो कंपनी का कहना है कि जो 13 करोड़ का डेप्रिसिएशन आया Q4 में, आने वाले क्वार्टर्स में यही रन रेट रहेगा 13 से 15 करोड़ का। जो 2 नए हॉस्पिटल्स है उनको एक्सक्लूड करके इन्होंने ये गाइडेंस दिया है। ऑफकोर्स जब वो 2 नए हॉस्पिटल्स ऑपरेशनलाइज होंगे तो डेप्रिसिएशन और बढ़ेगा कंपनी का आने वाले क्वार्टर के अंदर।
देन ज्योग्राफी वाइज क्या कंपनी का रेवेन्यू मिक्स रहेगा? सो कंपनी कह रही है कि FY26 में भी नोएडा जो रीजन है वो लीड करेगा हमारे रेवेन्यू को। 3 हॉस्पिटल्स हैं, तीनों काफी पुराने हैं। फिर आपका जो फरीदाबाद का जो रीजन है वो उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन डबल हो जाएगा, क्योंकि FY25 में एक ही हॉस्पिटल था ग्रेटर फरीदाबाद, FY26 में 2 हॉस्पिटल्स हो जाएंगे, तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन डबल हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 10%। दिल्ली वाला हॉस्पिटल का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट उतना ही आएगा जितना ग्रेटर फरीदाबाद का FY25 में आया था, तो 5% के आसपास कंपनी दिल्ली से एक्सपेक्ट कर रही है। बाकी नोएडा वाला 7-8% कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो 70 से 80% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो नोएडा वाले रीजन से आएगा। देन जो नॉन दिल्ली है, सॉरी जो नॉन नोएडा रीजन है उससे लगभग 20-25% के आसपास रेवेन्यू कंपनी का FY26 में आएगा। ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है 30% का। कंपनी कह रही है कि लास्ट 2-3 ईयर से हम कंसिस्टेंटली स्पेस पे ग्रो कर रहे हैं और नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए भी हम कॉन्फिडेंट है कि ये 30% का ग्रोथ कंटिन्यू रह सकता है। और लीवर्स भी हैं, आई मीन अगर आप देखोगे इनका 3-4 हॉस्पिटल तो अभी जस्ट स्टार्ट होंगे कंपनी के लिए, तो इनमें ग्रोथ का स्कोप बहुत है। फिर आपका ग्रेटर नोएडा का हॉस्पिटल, नोएडा एक्सटेंशन का हॉस्पिटल, इनमें भी अभी कंपनी का ऑक्यूपेंसी और बढ़ सकता है। आरपोप का नंबर का बहुत स्कोप है इंप्रूव होने का। साथ में आपका झांसी वाला हॉस्पिटल भी है। तो 30% के ग्रोथ को लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए इसको मेंटेन कर सकते हैं। देन इनका स्पेशलिटी मिक्स कैसा रहेगा? तो कंपनी कह रही है जितने भी नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, जो तीनों नए हॉस्पिटल्स हैं, 70% जो इसमें बिजनेस है वो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज से आएगा। ऑन्कोलॉजी से लेकर के, कार्डियोलॉजी से लेकर के, और जो आपके ट्रांसप्लांट सर्जरीज वगैरह होते हैं, ये हाई एंड मेडिकल सर्विसेज से 60 से 70% रेवेन्यू आएगा। 30 से 40% आपका बाकी जो जनरल स्पेशलिटी सर्विसेज होती है वहां से आएगा। इसीलिए कंपनी आरपोप को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि आरपोप का नंबर और बढ़ेगा और हमारे रिसीवेबल्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। बिकॉज ये 60-70% का जो आपका सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज है, ये तभी पॉसिबल है जब आप गवर्नमेंट बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर दोगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट इन सारे चीजों को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट है। एक्सपेंशन प्लान, आई मीन अगर हम देखें कंपनी का तो क्योंकि आप अगर देखोगे दिल्ली NCR के अंदर तो कंपनी कंसिस्टेंटली यहीं पे एक्सपैंड कर रही है। प्लस इनके अलावा जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, मैक्स हॉस्पिटल हो, अपोलो हॉस्पिटल हो, फोर्टिस है, आपका मेदांता है, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली NCR के अंदर जो कंसिस्टेंटली एक्सपैंड करते जा रहे हैं। तो क्या टैलेंट एक्विजिशन की प्रॉब्लम है, आई मीन डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को कोई लेकर के कोई इशू है? तो यथार्थ का कहना है कि हमारे पार्ट पे ये चीज बहुत इंप्रूव हुई है लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर। हमारा एट्रिशन रेट डॉक्टर लेवल पे, सीनियर डॉक्टर लेवल पे भी बहुत इंप्रूव हुआ है। उसके लिए इन्होंने इनकी काफी सारे हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रन करे हैं। प्लस कुछ कॉलेजेस के साथ में इन्होंने टाई अप किया है जहां पे इंटर्नशिप वगैरह आया है। सो जूनियर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी को लेकर भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंटली, आई मीन ये गाइडेंस दे रहा है कि उस पर कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन इशू है वो नर्सेस को लेकर है। कंपनी कह रही है इस पे बहुत कम बात होती है इंडस्ट्री में, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में साउथ इंडिया के कंपैरिजन में नर्सेस लेवल पे काफी ज्यादा एट्रिशन है, उनकी अवेलेबिलिटी में बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो उसके लिए इन्होंने कुछ कोर्सेज वगैरह लॉन्च करे अपने हॉस्पिटल्स में। GNM हो गया, BSc नर्सिंग हो गया, ये कुछ कोर्सेज इन्होंने लॉन्च करे हैं ताकि यहाँ पे उनका एट्रिशन भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो। देन आपका पॉइंट आता है कि यथार्थ किस किस एक्सपेंशन से ज्यादा कंफर्टेबल है। लाइक इस कंपनी का एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे तो उन्होंने ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन भी किया है, ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन भी किया है, और एक्विजिशन के थ्रू भी कंपनी एक्सपैंड कर रही है लास्ट 2-3 ईयर्स से। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे लिए तीनों चीजों ने वर्क किया है और आगे भी, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं हम फॉलो कर रहे। जहां हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटी लगेगा उस मॉडल को हम फॉलो करेंगे। तो जैसे इस ईयर के लिए भी कंपनी कह रही है कि एक एक्विजिशन को तो हम देख रहे हैं और आने वाले क्वार्टर्स में ऑफकोर्स उस पर अपडेट करेंगे कि कौन सा और एक्विजिशन कंपनी कर रही है। लास्टली अगर हम देखें झांसी वाले हॉस्पिटल पे, तो उसमें आरपोप का स्कोप ऑफकोर्स नहीं है, लेकिन उसको कई बार इस तरीके से लिया जाता है कि मैनेजमेंट का मे बी वो गलत डिसीजन था। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि वो कोई लर्निंग एक्सपीरियंस वाला पार्ट नहीं है। बिजनेस पार्लेंस में अगर आप देखोगे उस हॉस्पिटल ने हमारे लिए काफी अच्छा किया है। हाँ, उसका आरपोप लो है लेकिन उसका मार्जिन अच्छा है और ROC ऑलमोस्ट सेम वो जनरेट करता है जो हमारे बाकी हॉस्पिटल जनरेट करते हैं। ऐसा इसीलिए बिकॉज उस हॉस्पिटल को एक्वायर करने की जो कॉस्ट थी वो काफी कॉस्ट थी, कम थी। तो लो एक्विजिशन कॉस्ट था, प्लस मेरा मार्जिन उस पर अच्छा आ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा आ रहा है, और इसके अलावा वो हॉस्पिटल जो है वो हमारे ब्रांड के लिए एक गुडविल जनरेट करता है, क्योंकि उस 200 से 250 किलोमीटर के रेडियस में और कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो जितने भी ये क्रिटिकल सर्विसेज होते हैं वो हमारे हॉस्पिटल वहां पे प्रोवाइड करते हैं। प्लस इन केस अगर कोई बड़ा केस भी आता है तो वो हमको नोएडा हॉस्पिटल में हम उसको रेफर करते हैं, तो वहां से भी एक हमको बेनिफिट मिलता है। तो कंपनी कह रही है कि ओवरऑल वहां का बिजनेस भी ठीक चल रहा है एंड ROC वगैरह के नंबर अभी भी काफी अच्छे हैं उस हॉस्पिटल से। तो ये पूरा ओवरऑल कॉन कॉल था यथार्थ का।
पॉजिटिव चीज की अगर हम बात करें, ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। इसके अलावा जितने भी बाकी मैट्रिक्स होते हैं, जैसे आरपोप का नंबर, ऑक्यूपेंसी का नंबर, रिसीवेबल डेज की अगर हम बात करें, इनकम टैक्स वाला जो इनका एक इशू चल रहा है, इन सब पे काफी पॉजिटिव गाइडेंस है। सब में FY26 में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है और नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर कंपनी का वर्किंग कैपिटल डे और इंप्रूव करेगा, कैश फ्लो में और इंप्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है। तो ओवरऑल चीजें अच्छी हैं, बट यस, कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर और प्रेशर रह सकता है। इन्होंने गाइडेंस तो दिया है 24.56% के बीच बीच में, लेकिन इन केस अगर बिल्कुल इनके प्लान के अकॉर्डिंग चीजें नहीं गई तो मार्जिन पे और प्रेशर रह सकता है जब ये 2 नए हॉस्पिटल्स कंपनी के ऑपरेशनलाइज होंगे। इसके ऊपर से पैट लेवल पे और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा FY26 के अंदर। सो आई मीन पैट में तो ज्यादा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, बिल्कुल फ्लैट ही रहेगा कंपनी का प्रॉफिट FY26 में भी। हालांकि अगर आप अपॉर्चुनिटी वाइज देखोगे तो डील खराब नहीं है, क्योंकि इसका स्टॉक का वैल्यूएशन अगर हम देखें तो अभी भी काफी काफी लोअर लेवल पे ये ट्रेड करता है। इसके पीयर्स के कंपैरिजन में ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट है और अच्छी है, 32% की। पॉइंट अभी ये है कि यथार्थ एक ऐसे फेस में है कि इनकी जो अर्निंग ग्रोथ है वो एक तरीके से लॉक हो चुकी है, उस पर प्रेशर है। अर्निंग ग्रोथ जब कंपनी का अनलॉक होगा तब एक हम बड़ा री रेटिंग देख सकते हैं इसके स्टॉक के अंदर भी, बिकॉज जनरली री रेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में कि बिजनेस का टॉप लाइन का भी ग्रोथ हो और बॉटम लाइन का भी ग्रोथ हो। इनका टॉप लाइन का ग्रोथ कंसिस्टेंट है और इंडस्ट्री में प्रोबेबली सबसे अच्छा ही है, लेकिन बॉटम लाइन और मार्जिन के ऊपर प्रेशर है। सो बिजनेस का फंडामेंटल में प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन बिल्कुल अच्छा है बिजनेस का, जस्ट एक एक्सपेंशन मोड में है तो थोड़ा सा कंपनी के पैट के ऊपर प्रेशर है। तो पेशेंस वाला गेम है यथार्थ का, लेकिन ओवरऑल चीजें ठीक है, सही डायरेक्शन में जा रही है। ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।